नमस्कार। ग्रेड फर्स्ट की टास्क जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पेपर फर्स्ट है उसमें मनोविज्ञान और शिक्षा प्रबंधन से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सब का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। आप सभी को नमस्कार। आपके इन दोनों पोर्शन के फर्स्ट पेपर में कुल 15 प्रश्न आते हैं, तो इन 15 प्रश्नों को अपन एक एक करके जो आपके पेपर में दिए हमने उनको सॉल्व करते हैं। हमने 4 नंबर का जो टेस्ट आपका हुआ है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया यहाँ से और एक एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 से स्टार्ट है। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इन कथनों में अभिकथन और कारण के बारे में विचार करना है। पहला लिखा है अभिकथन में कि जून 1995 में राजस्थान में 14 जिलों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET डाइट यानी कि 14 डाइट स्थापित किए गए थे। ये तो है कथन। और नीचे दिया है कारण कि नई शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसमें प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं सेवारत शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये बात सही है। राजीव गांधी ने 1986 की शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा संस्थानों की यानी ISC, CTE और डाइट ये 3 प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं जो गवर्नमेंट में लगे हुए टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ठीक है, तो सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं स्थापित करनी थी। तो इसी शिक्षा नीति के आधार पर अपन ने इन संस्थाओं की स्थापना करी थी, इसलिए सही उत्तर जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, ठीक है ना। लेकिन आर है ना वो एक की एकदम सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला जो उत्तर है वो एकदम सही है इसका। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन लिखे हुए हैं। राज्य में पहली डाइट अलवर में बनी, सही है। अंतिम डाइट नागौर में पुनः स्थापित की गई है, बिल्कुल सही है। गोरेलाव नागौर में हाल ही में, क्योंकि आपको पता है कि नया जिला बनाया गया था। 41 जिले जो बने उनमें एक नया जिला बना है कुचामन डीडवाना। तो कुचामन डीडवाना जो बना है ना, नागौर में जो पहले डाइट थी वो कुचामन में थी। अब चूंकि कुचामन अलग जिला बन गया इसलिए वो तो चली गई कुचामन में, और नागौर के पास में जो डाइट पहले से थी वो हो गई खत्म। तो नागौर ने अपनी नई डाइट है वो गोलेलाव नाम का गांव है उसके अंदर स्थापित करी है, और उसको स्थापित करने के बाद में 34 की जगह टोटल पहले 33 डाइट थी, अब एक और बन गई तो 34 हो गई। टोटल डाइट 34, ये ध्यान रखना। वैसे प्रतापगढ़ में लास्ट 33वीं डाइट बनी थी ना, वो उस टाइम पर प्रतापगढ़ में बनी थी 2008 में, लेकिन अब दोबारा बन गई है ये। इसी साल से इसको स्टार्ट हो गया है डाइट। तो पहली बात है वो एकदम सही है। वर्तमान में राज्य में 41 सभी जिलों में डाइट नहीं है भाई, 34 ही है। दूसरी बात ये सही है, दूसरी गलत है। तीसरी, डाइट संस्थान है तो मार्गदर्शिका प्रकाशित जिसका नाम पुइंग पुक है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। तो केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही पूछा, बस सही कथनों पर चयन करना है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न। अभिकथन और कारण देखना है। अभिकथन देखिए, डाइट का प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी के बराबर होता है, ठीक है। IASC का प्राचार्य उपनिदेशक के समकक्ष होता है। इसमें देखो अलग अलग बात बताई है, इसलिए संबंध तो है नहीं आपस में। अब ये देखना कि सही कौन सी है गलत कौन सी है। तो डाइट का प्रिंसिपल तो DO ही होता है भाई, जिला शिक्षा अधिकारी होता है ना, उसके समकक्ष होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन IASC का प्रिंसिपल DD नहीं होता है, बल्कि JD ज्वाइंट डायरेक्टर के समकक्ष होता है, इसलिए दूसरी बात तो है गलत, तो ए सही। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं, उत्तर हो गया सी। आगे आ जाओ। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट है उसमें जो 8 विभाग होते हैं उन 8 विभागों के काम पूछे। पहला है PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस का मतलब सेवा से पहले। तो ये क्या काम करती है, ये सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण जो DLED का कोर्स होता है ना, DLED का कोर्स है ना, उसका संचालन करती है। फिर है
IFIC, देखो इन सर्विस प्रोग्राम, फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेटिव कोऑर्डिनेशन, ये डिपार्टमेंट है। इन सर्विस प्रोग्राम यानी जो सेवारत शिक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम कौन करती है? सेवारत। 3 हो गए इसके अंदर। CMDE करिकुलम, मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन, ये जो डिपार्टमेंट है CMD, ये करिकुलम से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित काम करता है, सामग्री विकास से संबंधित काम करता है। और DRU डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, ये जिला संदर्भ इकाई है जो जिला स्तरीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए काम करती है। तो उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 सी ऑप्शन है वो एकदम सही है आपको। 4 3 2 1, ठीक है, यानी उल्टा हो गया एकदम। पहले में 4, दूसरे के अंदर 3, इसके अंदर 2 और चौथे के अंदर 1। ये डाइट के 4 विभाग और 4 विभागों के क्या हैं? कार्य हैं जिनको मिलाना था। अगला प्रश्न देखिए, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IAS है, उसके बारे में पूछा है। राज्य में राजकीय क्षेत्र में 2 IAS चलती है, एक तो बीकानेर में चलती है, दूसरी है वो अजमेर में है। यहां लिखा है जयपुर, तो गलत बात हो गई, पहली बात गलत। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो जयपुर और बीकानेर और यानी अजमेर में बने थे, तो पहला बीकानेर में बना था, दूसरा अजमेर में बना था, ये बात सही है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में एक प्रशासनिक तथा 7 अकादमिक, कुल 8 विभाग होते हैं, ये भी बात सही है। तो दूसरी और तीसरी तो सही है, दूसरा और तीसरा तो सही है, तो केवल 2 और 3, सी ऑप्शन सही हो गया। आगे आ जाइए, 27 नंबर क्वेश्चन, उच्च अध्ययन IAS पर ही पूछा है, विचार कीजिए। इन संस्थानों पर अकादमिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का है और इन संस्थानों प्रशासनिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का है। उल्टा है भैया, दोनों ही बात गलत। IAS के ऊपर अकादमिक नियंत्रण तो है कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का और प्रशासनिक नियंत्रण है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का, तो यहां उल्टा लिख दिया है, इसलिए इसके अंदर कथन 1 तथा 2 दोनों ही क्या हैं? गलत, दोनों ही गलत। 28 नंबर में आ जाओ, राजीव गांधी ने सेवाकालीन शिक्षक संस्थान 3 प्रकार की संस्थाएं बनाई थी, IASC, CTE और डाइट। 1986 के शिक्षा नीति में 3 प्रकार की संस्थाओं का प्रोविजन हुआ था। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का मतलब हो गया CTE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। उच्च अध्ययन शिक्षा का मतलब हो गया, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का मतलब IASC और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मतलब हो गया डाइट। IASC के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले लिखा है केवल वरिष्ठ अध्यापकों के लिए कौन सी काम करती है, तो CTE करती है भैया, पहले में 1 सही है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है, इसमें व्याख्याता, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वरिष्ठ अध्यापक सबकी होती है, तो यहाँ व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दिया, तो IASC में होती है, सही है। और ग्रेड 3 के जो टीचर हैं उनको डाइट में ट्रेनिंग मिलती है, तो अपने आप में सुमेलित है, तो 1 2 3 भी सही होगा एकदम। आगे आ जाओ, 29, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के बारे में पूछा है, IASC के बारे में। मुख्य उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शोध संपन्न करवाना, बिल्कुल सही है, रिसर्च का काम है इसका। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देना और शिक्षकों को जागरूक करना, बिल्कुल सही है। और सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि उनको ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना, तीनों ही है, 1 2 3 डी सही है, ये तीनों काम करती है, ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। 52 साइकोलॉजी के प्रश्न आ गए भैया। IP पावलो के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि उपस्थित करने पर कुत्ते द्वारा लाल टपकाई जाती है, इस अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भैया इस बात को अच्छी तरह से समझ लें आप, इसके लिए जो शब्द है उसको बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। उत्तर होगा इसका CR, कंडीशनल रेस्पॉन्स। कैसे होगा? तो इसके लिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, आगे एक प्रश्न और है जो इसी से संबंधित है, ये देखिए आप 53 नंबर क्वेश्चन, इसी से संबंधित है, पावलोव से ही। अनुबंधन की प्रक्रिया के दौरान UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस और CS कंडीशनल स्टिमुलस दोनों मिलकर स्वाभाविक अनुक्रिया को उत्पन्न करते हैं, एकदम सही बात है।
दूसरा कह रहा है कि यहां पर इस कंडीशन में जो लार आती है, यानी जो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होती है, उसके पीछे केवल अस्वाभाविक उत्तेजक सीएस का ही रोल है। सीएस का कैसे है भैया, यूसीआर हो रहे तो सीएस और यूसीएस दोनों का है। पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है। अब इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, मैं समझाता हूं आप। आईपी पावलोव ने 1904 में यह प्रयोग किया था। यह चिकित्सा शास्त्री था रूस का। इसने क्या किया, जो कुत्ता था डॉग, उसको फूड यानी भोजन दिया और भोजन देने पर कुत्ते ने लार टपकाने का काम किया। पहले चरण में उसने यह प्रयोग किया, ठीक है, पहली फेज में। तो कुत्ते को भोजन दिया, तो भोजन को अपन बोलेंगे यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसको बोलेंगे यूसीआर, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। यानी कि भोजन ना, उसको देखकर लार टपकाने में कोई किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल, तो नेचुरली है, स्वाभाविक है। इसको अपन बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, और इसको बोलते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है भाई, नेचुरल तो ये चीज है, भोजन है तो भोजन को देखो तो लार टपकाना नेचुरली है, इसमें कोई किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है दोनों चीजें। ठीक है, दूसरे चरण में क्या किया, डॉग जो था ना, उसको फूड देने से पहले बेल बजाई, और बेल बजाने के तुरंत बाद में क्या कर दिया, फूड दे दिया, भोजन दे दिया। तो ये तो हो गया कृत्रिम उद्दीपक। क्या हो गया, कृत्रिम, और ये क्या हो गया, स्वाभाविक। तो इसको तो बोलेंगे सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस, और इसको बोलेंगे यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और अनुक्रिया का ही, अनुक्रिया वही है, कौन सी अनुक्रिया, लार टपकाने वाली। तो लार यहां भी टपकाई है, लार टपकाना। और लार टपकाना क्या है, यहां पर नेचुरली है, क्योंकि अभी तक भोजन आ रहा है तो भोजन के साथ में लार आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी स्वाभाविक हो गया, यानी ये भी क्या हो गई, यूसीआर हो गया, यूसीआर। अब ये क्या क्या कह रहा है कि अनुबंध की प्रक्रिया के दौरान यूसीएस सीएस दोनों दिए ना अपन ने, ये तो दिया है यूसीएस और ये सीएस दोनों साथ में दिए हैं। अनुक्रिया जो आई है वो पहले जैसी है, ये लार टपकाने की, स्वाभाविक अनकंडीशनली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा कि यूसीएस और सीएस ने मिलकर कौन सी अनुक्रिया पैदा करी, यूसीआर। अब ये कह रहा कि यहां पर जो लार आई है ना, यहां जो लार आई है, उस लार के पीछे केवल क्या है, कारण क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी अस्वाभाविक भोजन ही है, भोजन नहीं है। यहां केवल भोजन ही नहीं है, ये भी है। इसलिए ये बात दूसरी है ना, ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये तो सही है। लेकिन आपको पता है तीसरे चरण में पावलोव ने क्या किया, तीसरे चरण में डॉग जो था ना, उसको उसने केवल घंटी बजाई, क्योंकि इन दोनों में अनुबंध हो गया, और अनुबंध प्रगाढ़ जब हो गया तो केवल कृत्रिम उद्दीपक, जिसको अपन बोलते हैं केवल सीएस, स्टिमुलस दिया। और जैसे ही कृत्रिम उद्दीपक दिया, भोजन दिया ही नहीं, फिर भी कुत्ते ने क्या कर दी, लार टपका दी। तो अब देखो, इस बार जो लार टपकाई है ना, वो यूसीआर नहीं है, वो सीआर है। क्यों, क्योंकि अपन ने भोजन को हटा दिया, केवल घंटी बजाने से क्या टपकाई, लार टपकाई। तो तीसरे चरण में जो कुत्ते ने अनुक्रिया करी ना, उसी का नाम है कंडीशनल रेस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। इसलिए पिछले प्रश्न का जवाब जो था, पिछला प्रश्न जो था ना, इसका हो गया अनकंडीशनल अनुक्रिया। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाइए प्रश्न। सूज का सिद्धांत, समग्रतावाद, गेस्टाल्टवादी जो जर्मनी के हैं, उन तीनों का नाम आप समझाते हो, मैक्स वर्दिमर, कुर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर, तीन जने हैं। तो इसमें देख लो, इसमें सिगमंड फ्राइड आ गया, इसलिए कट जाएगा। इसके अंदर सिगमंड फ्राइड आ गया, ये कट गया। इसमें थॉर्नडाइक है, व्यवहारवादी है, वो मनोविश्लेषणवादी है। तो समग्रतावादी में तो ये तीनों हो गए, इसलिए उत्तर हो गया ए। जर्मनी की विचारधारा है गेस्टाल्टवाद, जो ये कहता है कि जीव अपनी सूझबूझ से सीखता है, सीआर और सीएस का कोई रोल नहीं। आगे आ जाओ। अधिगम सिद्धांतों के विकास को उनके उद्भव के साथ में, तो देखो ये चार सिद्धांत दिए हुए हैं, इन सिद्धांतों का टाइमिंग, ये थर्ड ग्रेड के अंदर भी प्रश्न पूछा गया है, आपको हुबहू ही दिया, बस खाली क्रम बताना है। तो क्रम इसका देखो,
सबसे पहले प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक का सिद्धांत 1898 में डेवलप हो गया था। प्रकाशित तो बाद में हुआ था, लेकिन यह सिद्धांत 1898 में आ गया था। इसके बाद में 1904 में आईपी पावलोव का शास्त्री आ गया। 1913 के आसपास, 17 के आसपास, 1917 के आसपास कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आ गया, और ये बीएफ स्किनर का 1938 के पास में आ गया। तो ये हो गया 2 1 3 4। टाइमिंग पूछे 2 1 3 4, उत्तर हो गया ए। आगे आ जाओ। ये प्रतिपादक पूछे, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तो दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने 3 नंबर। प्रचालन अनुबंध का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने 3 4। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव ने, और संकेत दिया है एडवर्ड टोलमैन ने। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, उत्तर हो गया डी। प्रतिपादकों के नाम से मिलान करना था। यह रचनावादी विचारधारा से संबंधित है भाई। अधिगम की रचनावादी विचारधारा जो है, कि रचनावाद है, उसके अलग अलग प्रतिपादक। अतिवादी रचनाकार रचनावाद, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसका जो प्रतिपादक पूछा गया है, अतिवादी रचनावाद, व्यक्तित्व रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, और व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों से संबंधित रचनावाद। तो देखो, अपन सब जानते हैं अधिगम की जो विचारधाराएं हैं, उनमें 3 विचारधाराएं मुख्य रूप से काम करती हैं। पहली व्यवहारवादी है, एक संज्ञानात्मकवादी है, और एक है संरचनावादी। ये मुख्य रूप से संरचनावाद से संबंधित लोग ही हैं। बस इसमें इतना ही है कि जो संरचनावादी विचारधारा है ना, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग वर्गीकरण करके और इन विद्वानों को आपस में मिलाने की बात कही है। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं, तो पहले के अंदर अतिवादी रचनावाद है ना, उसका समर्थक माना जाता है वॉन ग्लासेरफेल्ड। वॉन ग्लासेरफेल्ड क्या कहता है कि सीखने में बच्चे का खुद का जो व्यक्तिगत रोल होता है ना, वही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। उसकी जो खुद की योग्यताएं होती हैं, वो योग्यताएं उसके ज्ञान निर्माण में मदद करती है, ठीक है। ये तो अतिवादी हो गया। इसके बाद में है व्यक्तिक रचनावाद। व्यक्तिक रचनावाद का प्रतिपादक है वो जीन पियाजे को ही माना जाता है। तो दूसरे में हो जाएगा आपका बी, सामने ही लिखा हुआ है। व्यक्तिक रचनावाद का मतलब यह है कि ज्ञान का निर्माण बच्चा अपनी योग्यताओं से करता है, इसमें समाज का या संस्कृति का कोई बड़ा रोल नहीं होता। यह व्यक्तिगत उपलब्धि मानता है ज्ञान को, जीन पियाजे। सामाजिक रचनावाद का प्रतिपादक वाइगोत्स्की को माना जाता है। वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। संस्कृति और जो समाज है ना, उसमें बहुत सारी चीजें देखकर भी बच्चा बहुत सारी चीजों को ग्रहण करता है। इसलिए यह सामाजिक रचनावाद का समर्थन करता है। और जेरोम ब्रूनर कहता है कि नहीं, व्यक्तिक रचनावाद और सामाजिक रचनावाद दोनों ही सीखने में मदद करते हैं। पहले व्यक्तिगत योग्यता और उसके बाद में समाज के साथ में अंतःक्रिया करके सीखना। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 2 4 1, 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन। स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत व्यवहार का नियंत्रण उसके परिणामों द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। स्किनर कहता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में हमने जो चूहा है उससे पहले क्या करवाई, अनुक्रिया करवाई, और अनुक्रिया जब सही हो गई तब अपने उसको भोजन देके और पुनर्वलन का काम किया। इसलिए ये जो क्रिया प्रसूत व्यवहार होता है ना, इसका जो नियंत्रण है वो रिजल्ट से होगा कि मैं कुछ करूं और उसके बदले मुझे क्या मिले। ये जो चीज है परिणाम, क्योंकि अनुक्रिया करने के बाद में पुनर्वलन मिलता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल, चूहे को पहले इस बात का पता नहीं है कि अगर वो सही अनुक्रिया करेगा तो उसको भोजन मिल जाएगा, इसलिए पहले से पता। थॉर्नडाइक की बिल्ली को तो दिखता है मांस का टुकड़ा सामने, इसलिए वो तो पहले से दिखता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यह प्राणी द्वारा स्वेच्छा से
उत्सर्जित किया जाता है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और ये जो कारण है ना वो कथन ए की पुष्टि भी करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। फिजिक्स के क्वेश्चंस थे 5-7, उसके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो 40 से स्टार्ट है पहला। देखो क्वेश्चन 40 नंबर का, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? भाई अपन नॉर्मली बस में यात्रा करते हैं, अचानक ब्रेक लगाता है तो अपन आगे की ओर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं भाई? क्योंकि जो इसमें कौन सा नियम लगेगा? जड़त्व का। कौन सा है? जड़त्व का नियम। जड़त्व भी क्या है? गतिशीलता का जड़त्व का नियम। क्यों? जो वस्तु गतिशील है या स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी या गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाया तो क्या है? गतिशील थी, बाह्य बल लगाया आगे की ओर झुकते हैं। देखो क्यों? ये एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया भाई, स्वैच्छिक नहीं होती है। यात्री अपनी असावधानी से धक्के था, ये भी गलत है। यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है। देखो अपन संपर्क में रहेंगे जिस वस्तु के, मतलब कि वाहन है तो वाहन के संपर्क में हमारा जो नीचे वाला शरीर है वाहन के संपर्क में रहेगा, वो तो क्या है? रुक जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गतिशील ही बना रहेगा। तो क्या होगा? इसके कारण क्या वो आगे की ओर झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो देखो यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है क्योंकि वो कार या वाहन है उसके संपर्क में रहता है। लेकिन जो ऊपरी भाग है जड़त्व है, कौन सा? गतिशीलता का जड़त्व के कारण क्या वो गतिशील रहेगा, तब वो क्या है? आगे की ओर हम गिर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखो, सर्कस में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठा घुड़सवार उछलकर पुनः घोड़े पर ही आ जाता है। क्यों? देखो ये तो आप घोड़े की बात कर लो या किसी वाहन की बात कर लो तो वही जड़त्व का नियम है। गतिशील है तो गतिशीलता का जड़त्व का नियम, अगर स्थिर है तो स्थिर जड़त्व का नियम। बस दो ही नियम है। तो देखो क्या है? बैठा पीठ पर बैठा है, वो उछलेगा, उछलकर वापस पुनः है घोड़े पर ही आ जाता है। तो कौन सा है? गतिशीलता का जड़त्व का नियम, गतिशीलता का जड़त्व का नियम। नेक्स्ट देखो 42 वाला, क्या दिया गया है कि एक कार चित्र में दर्शाए अनुसार सीधी रेखा में ओ से क्या ओपी से होकर जा रही है। ओ से पी तक 18 सेकंड में चलती है। देखो ओ से पी तक कितनी? 18 सेकंड में। और दूरी कितनी है? दूरी है 360 मीटर, 360 मीटर। दूसरा दे रखा है पी से क्यू वापस आ रही है, पी से क्यू वापस आ रही है। तो पी से क्यू को आने में उसको कितना? 6 सेकंड का समय लग रहा है। दूरी तय कर रहा है वो 120 मीटर। ठीक है। अब पूछा है कि गति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन आपसे पूछा गया है। पहला देखो ए, ओ से पी तक जाने और वापस क्यू तक आने में चाल पूछी है आपसे। क्या पूछी है? चाल पूछी है। तो देखो चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बटा समय। क्या होती है? दूरी बटा समय। देखो ओ से पी की बात करेंगे, पहले ओ से पी की दूरी की बात करेंगे तो चाल आ जाएगी कितनी थी? 360 बट्टे 18 आया, भाग लगाओगे 20 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी चीज दे रखी है इसने पी से क्यू चाल, पी से क्यू तक की चाल पूछी है। तो उसने दूरी, यही दूरी कितनी? पी से क्यू तक की दूरी कितनी है? 120 और समय 6 सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई चाल। तो ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा देखो ओ से पी तक जाने तथा वापस क्यू तक आने में औसत वेग पूछा है आपसे। क्या पूछा है? वेग पूछा गया है। अब देखो औसत वेग, वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बट्टा समय, कुल समय। अब देखो विस्थापन वो चला था ओ से पी वापस क्यू, विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु क्यू से ओ पी प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, ये विस्थापन है। इसका विस्थापन क्या हो गया? ये हो गया, ये विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो गया? 240। विस्थापन कितना हो गया? 240 मीटर। अब समय, समय देखो कितना समय लगा? ओ से पी तक 18 सेकंड और पी से क्यू तक 6 सेकंड। टोटल समय 18 और 6 24 सेकंड। कितना लगा था?
24 सेकंड। तो कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। यह आ गया आपका औसत वेग, औसत वेग। तो ऑप्शन बी भी सही है, ए भी सही है, मतलब कि ये कथन दोनों सही है। तीसरा देखो, ओ से पी तक जाने में और वापस क्यू तक आने में औसत चाल पूछी है। औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल है कुल दूरी, कुल दूरी बटा समय, कुल समय, कुल समय। अब देखो कुल दूरी, दूरी कितनी तय की, दूरी पहले की थी ओ से पी तक गया था 360 मीटर और पी से क्यू तक आया था 120 मीटर वापस। तो कुल दूरी आ गई आपकी 360 और 120 बट्टे समय, आपका टोटल समय उसको 24 सेकंड लगा था। 480 बट्टा 24 भाग लगाओगे आपको 20 मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। सही बात है, तीनों कथन सही है। चौथे में देखो, ओ से पी तक जाने में और वापस क्यू तक ओ तक आने में औसत वेग। अब देखो औसत वेग हमने निकाला है, औसत वेग निकाला है, तो औसत वेग तो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन डी। तो राइट आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, राइट कथन आपका हो गया, मतलब इस प्रश्न के अनुसार सही नहीं है, वो कौन सा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं मतलब कि आपसे गलत कथन पूछा गया है। घर्षण बल प्रतिरोधी बल होता है, सही बात है भाई। घर्षण बल क्या होता है, प्रतिरोधी बल होता है। दो वस्तुओं के बीच में आपस में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, तो उसका फलस्वरूप घर्षण बल होता है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल होता है, सही बात है। ये भी क्या है, घर्षण बल के आप गुण पढ़ते हो ना, उसमें है विद्युत चुंबकीय बल होता है ये। तीसरा, घर्षण बल का मान संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, नहीं करता है। जो भी क्षेत्रफल पर जितना वो टच करेगा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, उसकी जो प्रकृति होती है, खुरदरी है, चिकनी है, उस पर निर्भर करता है घर्षण बल। तो संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी प्रकृति पर करता है। तीसरा देख, चौथा ऑप्शन है सीमांत घर्षण बल सर्वाधिक होता है, सही बात है। सीमांत घर्षण बल कौन सा होता है, दो प्रकार के घर्षण बल पड़ते हैं, एक तो स्थैतिक घर्षण बल और एक गतिक घर्षण बल। तो सीमांत क्या होता है, जब स्थैतिक घर्षण बल का वह मान जब वस्तु क्या है गतिशील होने की अवस्था में आती है, वो होता है आपका सीमांत घर्षण बल। तो वो बल होता है सर्वाधिक होता है। उसके बाद में क्या, जो गतिक घर्षण होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है स्थैतिक से। तो क्या होता है, सीमांत घर्षण बल सर्वाधिक होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट। आपसे क्या गलत कथन पूछा गया, तो गलत ये है। नेक्स्ट देखिए, 5 न्यूटन एक बल, 5 न्यूटन का बल है जो द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान पिंड है m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है। देखो बल F आपको दिया गया है 5 न्यूटन, द्रव्यमान m1 दे दिया और उसका त्वरण दे दिया कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से क्या करता है, वो उसको त्वरित करता है। दूसरा द्रव्यमान, यही बल दे रखा होगा, हाँ यही बल है। दूसरे का द्रव्यमान m2 है, हमें नहीं दे रखा है m2 कितना है, और त्वरण दे दिया उसका, त्वरण कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मतलब कि दूसरे पिंड को वो क्या करता है 20 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरित करता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा त्वरण क्या होगा। अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें द्रव्यमान m1 m2 दे रखा है। अगर मान पता होगा तो हम जोड़कर निकाल सकते हैं। तो देखो अपन जानते हैं बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma। तो फोर्स क्या होता है m कैसे निकालोगे, F बट्टा a से। F का मान दे रखा 5 न्यूटन और m1 निकाल रहे हो आप, m1 निकाल रहे हो तो डैश कितना आ गया 1/2 और छोटा करोगे 0.5 kg। दूसरे के लिए m2 निकालोगे इसी तरह, F बट्टे A2 कितना है 5/20, मतलब कि 1/4 छोटे करोगे 0.25 kg। अब कह रहा है कि दोनों पिंड को मिला दिया, दोनों पिंड को मिला दिया तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया m1 प्लस m2 हो गया। तो कितना हो गया
0.5 और 0.25 कितना आ गया 0.75 kg। अब कह रहे हैं त्वरण पूछा गया आपसे, त्वरण ए बराबर क्या लिखोगे एफ बटा एम। एफ कितना आपका 5 और ये है 0.75। करोगे आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दो वस्तुओं पर बारी बारी से समान बल लगाने पर, देखो दो वस्तुएं हैं समान बल लगा रहे हैं और उसमें त्वरण, देखो आप समान बल लगा रहे हो, दो वस्तुएं समान बल है। अब देखो हो सकता है इसका m1 त्वरण भी क्या होता है ए, इसका m2 a2 त्वरण, दोनों समान है। अब कह रहा है त्वरण का अनुपात दे रखा है, त्वरण का अनुपात क्या दे रखा है a1 a2 कितना दे रखा है 2:5। तो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का अनुपात आपको उससे पूछा गया, तो क्या पूछा गया m1/m2 पूछा गया है, इसी से ले लेते हैं। तो क्या जाएगा a2/a1 आ जाएगा। इसका क्या होगा उल्टा कर दो, 5/2, 5/2 मतलब कि 5:2, 5:2। ऑप्शन ए इसका राइट है।